राम राम जी। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कहते हैं कि एचटेट एक हलवा है, कोई भी से इजीली क्लियर कर सकता है। तो यहाँ ये कमेंट या फिर ये जो बात मैं कहूँ, ये मुझे चुभ गई कि एचटेट हलवा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने एचटेट, सीटेट और रीट तीनों को क्वालिफाई किया हुआ है, और इसमें जो सबसे हार्ड लेवल आता है वो आता है एचटेट का। सीटेट में जो है वो क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है, उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीटेट के कंपैरिजन में रीट और भी ज्यादा इजी है, और सबसे ज्यादा हार्ड है एचटेट। एचटेट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका जो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वही होता है, और इसी वजह से मोस्टली बच्चों का एचटेट क्लियर नहीं हो पाता। 100% में से 20% बच्चे भी एचटेट क्लियर नहीं कर पाते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता लोग किस बेस पे कह देते हैं कि एचटेट हलवा है। बहुत से लोगों का क्लियर हो जाता है ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे, लेकिन क्लियर सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने बीएड अच्छे से करी हुई होती है, या फिर जो अभी रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे जैसी हाउसवाइफ जिनका स्टडी से ब्रेक ले लिया है, या फिर जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाती या रेगुलर स्टडी नहीं कर पाती, उनसे पूछ के देखो, एस्टेट हलवा बिल्कुल भी नहीं है। एस्टेट एक अच्छा खासा लेवल का एग्जाम है जिसे क्लियर करना मुश्किल है। और यही मैं आपसे कहूंगी कि अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो किसी को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे कमेंट करके। और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे। एस्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा रिवीजन और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीटेट आपसे अंडरस्टैंडिंग देखता है कि बंदे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ एचटेट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस देखता है कि ओवरऑल आपको कंसेप्ट लर्न करने की कैपेसिबिलिटी आपकी कितनी है। इसीलिए एचटेट को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। हाँ, माना ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसका लेवल भी तो देखो। तो जी हरियाणा में चल रहा है एचटेट के साथ साथ शादियों का सीज़न, और हमारे घर में मेरी भतीजी की शादी है और आज जा रहा है उसका लगन। तो यहाँ पतिदेव लगन में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और यहाँ मैं खुश होकर उनकी वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं उनसे नाराज़ भी थी कि वो मुझे नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन मैं खुश भी थी कि चलो मुझे थोड़ा बहुत टाइम तो मिल जाएगा अपनी स्टडी मैनेज करने का। और यहाँ पर बच्चों पार्टी का अपना अलग ही चल रहा है। ब्याह शादी त्योहार कुछ ऐसा टाइम होता है कि जब सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं और ये कजन्स मिलकर अपने खूब धमाचौकड़ी मचाते हैं। तो मैं इनको रोक टोक नहीं कर रही थी, इनफैक्ट मैं कैमरे में इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी बड़े जाते हैं, रह जाती तो सिर्फ ये यादें। तो जितना हो सके इन यादों को फ़ोन में कैप्चर कर लेना चाहिए। अब बच्चा पार्टी ने डिमांड करी मैगी बनाने की, तो ये ख्वाहिश तो मुझे उनकी पूरी करनी ही थी। तो यहाँ मैं उनके लिए मैगी बना रही हूँ, बड़े ही सिंपल तरीके से 2 मिनट्स वाली मैगी मैंने बनाई थी। ज़्यादा तामझाम करने का ना तो मन था ना टाइम था, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि आज पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। तो यहाँ मैगी बनकर रेडी है, और ये लोग खूब अच्छे से मैगी इंजॉय कर रहे हैं, फूंक मार मार के। खूब हंसी ठाकों के साथ इन्होंने मैगी खाई, और यहाँ बेटी ने भी थोड़ी सी मैगी टेस्ट करी, क्योंकि उसको टेस्ट करना था। वैसे ही बच्चों के लिए काफ़ी अनहेल्दी होता है, लेकिन कभी कभी आप बच्चों को खिला सकते हैं। मेरा मानना यह है कि थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो यहाँ शाम का टाइम हो चुका था और मुझे जाना था गीतों में। तो यहाँ मैंने हरियाणवी अटायर पहन लिया था। शादी ब्याह के सेलिब्रेशन जो होते हैं ना, वो 5 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको ये भी निभाने होते हैं, ये भी आपकी घर गृहस्थी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। तो वहाँ से आती मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे, और इस टाइम तक मेरे घर का सारा काम हो चुका था। बस एक काम बचा था, मेरी बेटी को सुलाना। वो मेरे बिना नहीं सोती, तो बस उसको सुलाना था। फिलहाल वो खेल रही थी अपने कजन्स के साथ, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उठा ली अपनी किताब। आधा पौना घंटा जितना हो सकेगा मैं पढ़ाई करूँगी इस टाइम पे, क्योंकि पूरा दिन मेरा जा चुका था और रात में वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है, शांति भी होती है और डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी कम होता है। और आपको शिकायत करने वाले भी नहीं आएंगे रात में कि अभी सो क्यों नहीं रही हो, पढ़ क्यों रही हो, क्योंकि मेरा पर्सनल डिसीजन है, मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी इंग्लिश, जो मैंने डीएसएल क्लासेस जिनसे नोट्स मंगवाए थे वहीं से मैं इंग्लिश वोकैब कर रही थी। तो जी मेरे पास एक कमेंट बार बार आ रहा है कि दीदी आपने
ग्रुप डी के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करी है, कौन सा ऐप आपने, कौन सा बैच लिया है, किस ऐप से आपने प्रिपरेशन करी है। तो डियर, ये रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि मैंने हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्टडी मंत्रा जो यूट्यूब चैनल है, उन्हीं की ऐप है स्टडी मंत्रा के नाम से, वहीं से मैंने कोर्स परचेज किया था। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशली ग्रुप डी के लिए कोर्स परचेज करा था। मेरा लास्ट ईयर जब एचटेट का एग्ज़ाम था तब मैंने वो कोर्स परचेज करा था और तभी से मैं उसमें रेगुलर पढ़ रही थी। तो जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ तो मैंने सिर्फ नोट्स रिवाइज करे थे और जो क्लासेस उनकी थी मेन मैंने वो क्लासेस ली थी। जो मेरे डाउट्स थे वो मैंने उनके यूट्यूब से ही क्लियर करे थे और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप उनसे जुड़ना चाहो तो काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से सब कुछ उन्होंने कवर अप करवाया था। एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का मेन ये है कि आप एग्ज़ाम के पीछे ना भागकर सिलेबस के पीछे भागिए, सब्जेक्ट के पीछे भागिए। आप ये देखिए कि इस सब्जेक्ट में मेरा कितना पोर्शन कवर हो गया, कितना रहता है। ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम इस पोस्ट के लिए है तो मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, क्योंकि टैग लगाने से कुछ नहीं होता। वही मैथ्स, रीजनिंग हरियाणा जी के, इंडिया जी के रहती है, बस उनका लेवल डिफरेंट हो जाता है और लेवल के लिए आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टेस्ट के लिए अलग से बैच या अलग से सिलेबस करना पड़े। आप अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए, टेस्ट आपके अपने आप क्लियर होते जाएंगे। और उसी एक ऐप की वजह से मेरा एचटेट टीजीटी मैथ्स क्लियर हुआ था और मेरा हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। सीईटी में मैं जो ग्रुप सी वाला था उसमें मैं मात्र 1 नंबर से रह गई, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जय बाबा की।